दो ही बिंदुओं पर है, चिरंतनता और परिवर्तनीयता। कुछ चीजें चिरंतन होती हैं और कुछ चीजें बदलती हैं। अगर हम एक समर्थ व्यक्ति, सही समझ का होना जरूरी है। एक बच्चा हूं मैं, अगर 5 साल का, 3 साल का, 8 साल का, 15 साल का, जो भी, तो मेरी पहली समझ होनी चाहिए कि हम सर्वांग रूप से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो करंट्स हैं, जो वेव्स हैं हिस्टोरिकल डिफरेंट टाइम जोन में, उस समय क्या क्या परिवर्तन हुए थे, क्या क्या सृजन हुए थे, जब हम ये जानेंगे तभी अतीत के ही गर्भ से वर्तमान का अभ्युदय होता है। अब वर्तमान कोई भी हो, उसका गर्भ, मातृ गर्भ तो अतीत ही है, उसके ठीक पहले का कालखंड है। और भविष्य का बीज भी वर्तमान में है। भविष्य में किस तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी, किस तरह की चैलेंजेज होंगे, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज होंगी, इसका बीज भी वर्तमान में होता है। इसका मतलब है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य की संभाव्यता, तीनों का अगर कोई युक्त रैशनल अंडरस्टैंडिंग अगर बच्चे के अंदर नहीं है, तो बच्चे का व्यक्तित्व अधूरा है। यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए ज्ञान परंपरा पढ़ना जरूरी। ज्ञान परंपरा कोई रिलीजियोसिटी नहीं होती। एक चीज भी मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ओनली रिलीजियोसिटी, पंथिक मान्यताएं, बिंब, प्रतीक नहीं होते ज्ञान परंपरा। ये सब उस ज्ञान परंपरा के संवहन के वाहन हो सकते हैं, लोगों को जोड़ने के सेतु हो सकते हैं, बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन ये ज्ञान परंपरा नहीं है। ज्ञान परंपरा कहां से पैदा होती है? फिलॉसफी के गर्भ से, दर्शन के गर्भ से। अगर हम भारत की ज्ञान परंपरा की कहें तो हमें भारत के उन दार्शनिक गर्भों को जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से फिलॉसफीज थी जिन्होंने भारत को 4200 वर्षों तक, ज्ञात इतिहास के 4200 वर्षों तक, पूरी दुनिया की वैश्विक दृष्टि को मोड़ने का, परिवर्तन करने का एक मार्ग दिखाया था भारत ने। ये ऐतिहासिक साक्ष्य है, कोई मैं इमोशनल नैरेटिव की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो इतिहासकार कहते हैं जो हमारे देश को पिछले 700-800 वर्षों में कहते हैं कि हम पिछड़ गए। वो भी कहते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी नहीं कहते गांव में या शहर में, करी भाई वो तो बहुत बड़े व्यापारी थे, आज के 2 पीढ़ी पहले खत्म हो गए। ये तो बहुत पहलवान थे, 40 साल की उम्र तक अचानक ढह गए, शुगर ने ढा दिया, थायराइड ने इनको ओबेसिटी डाल दी। तो ये सब कारण व्यक्ति के साथ ही नहीं, समाज के साथ भी होता है। कौन से ऐसे डायबिटीज और कौन से ब्लड प्रेशर, कौन से ऐसी थायराइड, कौन सा ऐसा कैंसर भारत के समाज में हुआ कि 12वीं शताब्दी तक जो दुनिया के समृद्धतम, प्राचीनतम संस्कृति की ध्वजवाही का गर्भ था भारत, वो अचानक पूरी जीडीपी में कितने पर आ गया? कितने परसेंट पर? 2%। बंदो, अगर हम अपनी ज्ञान परंपरा नहीं जानेंगे तो शायद हम ये भी नहीं जानेंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी। चलो, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति की बातें तो बहुत होती हैं, और निश्चित रूप से भारत के दार्शनिक गंभीरता, दार्शनिक व्यापकता, दार्शनिक गहराई, व्यापकता और गहराई दोनों में दार्शनिक आधार पर दुनिया का कोई दर्शन इसके समानांतर नहीं खड़ा हो सकता। मैं भौतिकी का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन मुझे अवसर मिला अपनी इच्छा से, जैसे होती हर आदमी की अपनी अपनी इच्छा है, एक अंदर से इच्छा होती थी कि मैं जानूं कि पूरी दुनिया में विकास क्रम किन किन दार्शनिक यात्राओं से, किन किन सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक दौर से गुजरा, और आज हम जो हैं उसके कारण कहां हैं। इसके लिए जब हमने
वेदों के चारों भाष्य, 12 उपनिषद, 6 दर्शन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मूल रूप से वेदांत के सारे घटक, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, बसवन्ना का लिंगायत, संगम लिटरेचर, मदुरई के तीनों कन्वेंशंस के कवियों की तिरुकुरल के दर्शन, कश्मीर के शैव दर्शन, आदिवासियों के सरना संस्कृति, इस्लाम के कुरान के भाष्य, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट के भाष्य, कन्फ्यूशियस का दर्शन, लाओसे का दर्शन, जापान के शिंतोइज्म और वेस्टर्न यूरोप के थेल्स से लेकर डेमोक्रिटस तक के प्राकृतिक दार्शनिक, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे सामाजिक दार्शनिक, अगस्टीन, एक्विनास जैसे धार्मिक फिलोसोफर और प्लॉटिनस से लेकर के, डेमोक्रिटस से लेकर के, डेकार्ट से लेकर के, लाओत्से, स्पिनोजा, लाक, बर्कले, ह्यूम, किरकेगार्ड, कांट, सार्थ, नीत्शे, सिमोन दे बोर्बुआ, मार्क्स, हीगल, फ्रायड और डार्विन, इतनी जो फिलॉसफीज को कोशिश किया पढ़ने की, और उनसे जब मैंने कंपैरेटिव स्टडी की, तुलनात्मक रूप से कोशिश किया कि देखें कि पूरी दुनिया के में कौन सा ऐसा दर्शन है जो शाश्वतता के लिए आवश्यक है। अगर इस पृथ्वी को, इस मानवता को इटर्निटी के साथ जीना है, शाश्वतता के साथ संचलन होना है इसका, तो कौन से दर्शन में गर्व है वो? तो मुझे लगा कि दर्शन एकमात्र भारत की सनातन दृष्टि है। ये बिल्कुल तार्किक है, लेकिन वो सनातन नहीं है बंधुओं। जिस सनातन के लिए नारे लगाते हैं, माफ करिएगा कुछ लोगों को पीड़ा भी हो सकती है मेरी बात से, वो सनातन नहीं है जिसको हम सनातन कहते हैं। वो सनातन के संवहन के कर्मकांड हो सकते हैं, वो प्रतीक हो सकते हैं, उनका सम्मान करो, लेकिन उन प्रतीकों के पीछे के दर्शन को तो समझो। सनातन वो संस्कृति है जो मनुष्यों में, जिसको मैं भारतीय संस्कृति कह रहा हूं, किसी पंथ से नहीं जोड़ा। दर्शन किसी पंथ का नहीं होता। दर्शन के गर्भ से शाखाएं निकलती हैं, लेकिन वो किसी शाखा का किसी एक दर्शन पर पूरा अधिकार नहीं होता। वो सनातन के दर्शन में अगर ठीक से कोई समझ ले तो दुनिया का कोई भी पंथ का व्यक्ति उस सनातन की दृष्टि से अपने को अलग ही नहीं कर सकता, अगर वास्तव में समझ ले और उसका आचरण देख ले। क्योंकि वो तो एकात्म की बात करती है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो को मोह को शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जहां पर सभी प्राणियों में स्वयं को देखना है और स्वयं में सभी प्राणियों को देखना है, और प्राणियों में नहीं, भूतानि। हम पृथ्वी में भी पृथ्वी को मां कहते हैं, आकाश को पिता कहते हैं, चंद्रमा को मामा कहते हैं। पूरा खगोलीय ब्रह्मांडी घटक ही हमारे रिश्तों का हिस्सा है। हम नितांत एकाकी अपने अस्तित्व की परिभाषा नहीं करते। वी नेवर डिफाइन आवर सेल्फ इन सोलोज। डिफाइनिंग योर सेल्फ विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियलाइजिंग अनडिफरेंशिएटेड वननेस विद द कॉस्मिक एंटिटी। समूचे ब्रह्मांडीय घटकों के साथ अपने अस्तित्व को परिभाषित करने की दृष्टि ही सनातन है, और जो इससे भिन्न है उसको सनातनी कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम सामाजिक भेदों में बटे हुए हैं, भूतानी की तो बात छोड़ दो, हम हर चीज को जाति की निगाह से देख रहे हैं, पंथ की निगाह से देख रहे हैं, क्षेत्र की निगाह से देख रहे हैं, हर व्यक्ति को पराया समझ रहे हैं। किसी का सम्मान भी करते हैं तो परोपकार करते हैं। परोपकार शब्द सनातन का शब्द नहीं है।
परोपकार शब्द तो तब होता है जब कोई दूसरा हो, और ये दृश्य जब करते हैं तो अहंकार आता है। ऐसे बहुत सारे लोग दान करते रहते हैं, गीता में भी कहा है और सारे पंथों में कहा है। मैं बता दूं आप, ये बात सारे पंथों ने कहा है, इवन पाश्चात्य के कांट ने कहा है 18वीं शताब्दी में कि यदि कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है और उस सहायता करने में अपना अहम का प्रकाशन चाहता है, अपनी पॉपुलैरिटी चाहता है, लोकप्रियता चाहता है, तो वह व्यक्ति वैश्विक नैतिकता के से भिन्न अपराधी है। लेकिन यहां तो देखो, एक कंबल बांटेंगे जाड़े में और सोशल मीडिया पर प्रचार शुरू है। कंबल एक बंटता है और उसको बूस्ट करने पर कई हजार खर्च हो जाते हैं फॉलोअर बढ़ाने के लिए। ये दान नहीं है, ये सनातन की दृष्टि नहीं है। सनातन की दृष्टि तो है कि नदियों को मां कहते हैं, पृथ्वी को मां कहते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, सो के उठते ही पृथ्वी पर पांव रखते कहते हैं कि क्षमा करना मां, मैं तुम्हें अपने पैर से अपना भार दे रहा हूं तुम्हारे ऊपर। ऐसी कृतज्ञता, ऐसी ग्रेटफुलनेस कि अगर हवा से श्वास लेते हैं, पानी से शीतलता लेते हैं, अग्नि से ऊष्मा लेते हैं, सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा लेते हैं, चंद्रमा से शीतलता लेते हैं, तो प्रकृति के एक एक घटकों में कृतज्ञता का बोध होना। तो यदि आप मेरे लिए क्षण भी यहां पर आते हैं, अगर मैं कृतज्ञ नहीं होता हूं तो सनातनी नहीं हूं मैं, ये अहंकार है। लेकिन यहां पर एक जो विकृतपूर्ण समाज की व्यवस्था है, इसको हमने सनातन कह दिया और इसीलिए अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? अंग्रेजों ने हमारी ज्ञान परंपरा को, जो असली ज्ञान परंपरा थी, उसको 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट के बाद से बिल्कुल बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको हमें अपना गुलाम बनाना, वैचारिक गुलाम बनाना, हमारी स्वायत्तता को नष्ट करना था। एक अगर मैं बायोलॉजिकल भाषा में कहूं, साइंस की भाषा में, तो लोग अपनी बायोलॉजिकल जीन के लिए बहुत चिंतित होते हैं, जेनेटिक्स के लिए। लेकिन बंधुओं, जो भी बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं, जो एपिजेनेटिक्स को पढ़े होंगे, जो हायर लेवल ऑफ बायोलॉजी, कि जो हम सूचनाएं हमारे सेल ग्रहण करता है, एक एक सेल रिसेप्टर, फिर उसको प्रोसेस करके एमिनो एसिड के जो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी का जो वाइब्रेशन होता है, उससे जब वो इफेक्टर को देता है, इफेक्टर से माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए तक को, आरएनए तक को असर करता है, ये एपिजेनेटिक्स कहने लगी है। इसका क्या मतलब है कि कल्चर भी बायोलॉजिकल जीन ही नहीं, बायोलॉजिकल जीन में, जेनेटिक्स में आपकी कल्चरल जर्नी का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है, बड़ी भूमिका होती है। इसलिए भी ज्ञान परंपरा जाननी चाहिए अपनी, क्योंकि हमारी सेल मेमोरी क्या है? एक शब्द अक्सर सुनते होंगे कि सेल मेमोरी है, हमारी सेल मेमोरी है। सेल मेमोरी कैसे बनती है? पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो जेनेटिक ट्रांसफर होता है, उसके साथ वो कल्चरल बिलीफ सिस्टम, फिलॉसफी भी ट्रांसफर होती है। ये वैज्ञानिक लोग कहने लगे अब मात्र न्यूटोनियन मैकेनिक्स पर हम सिर्फ सब्सटेंसेस नहीं हैं, वी आर स्पिरिट, हम स्पिरिट हैं। सांख्य दर्शन प्रारंभ में भी कह चुका है, जो आइंस्टीन कहता है 1905 में, वो सांख्य दर्शन कहता है कि मनुष्य का निर्माण, प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा पुरुष और प्रकृति के संयोग से। पुरुष का मतलब मेल नहीं, पुरुष का मतलब था कॉन्शसनेस, चेतना, और प्रकृति का मतलब था ये इस तरह के पदार्थ, उससे होता है। तो ये जो मेरे कहने का अर्थ ये था कि मैं आई जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस
the educators present here, they should first and foremost be convinced, while enabling the students, while shaping their minds to resolve, to confront the challenges of the contemporary world, it is necessary to analyze their cultural journey, information, and the whole pool of knowledge system across the historical timeline. अगर हम इसको नहीं कर पाए तो सही समझ नहीं हो सकती, खंड खंड ही हमारा मानस रहेगा, और उसके लिए भी अतिवादिताओं के साथ नहीं, एक्सेसिव नहीं। अगर आप कहते हैं कि भारत की संस्कृति श्रेष्ठ है, तो आपको दूसरी संस्कृतियों को भी पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े हुए आधे अधूरी बातें अंधविश्वासी हो सकती हैं, आज के युवक को वो नहीं अट्रैक्ट करे। मैं जब भी आईटीज में जाता हूं, आईएम में जाता हूं, देयर आर बंडल्स ऑफ क्वेश्चंस रुमिनेटिंग ओवर देयर माइंड। उनके तमाम प्रश्न होते हैं। वो कहते हैं कि आप मुझसे ये और सवाल पूछते हैं, कहते हैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ रबिश कल्चरल बिलीफ सिस्टम, व्हाई यू नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमने कहा बेटा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ पाश्चात्य दर्शन का ही बच्चा नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक पूरी एक जर्नी है। ये बात और है कि विगत 300 साढ़े 300 वर्षों में यूरोप का वो ज्योग्राफिकल जोन में जितनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इमर्ज की, आज वो पूरी दुनिया का वर्ल्ड व्यू पर कब्जा किए हुए है। हमें उसको भी जानना है और उस क्षेत्र में भी उनको हमें पीछे धकेलना है, आगे बढ़कर, पैर खींच के नहीं, आगे बढ़ना है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए पहले जरूरी है कि अपनी जो सेल मेमोरी है उसको तलाशो, कि तुम मैकाले की भाषा में मदारियों की संतान नहीं हो, तुम सपेरों की संतान नहीं हो, तुम अंधविश्वासी माइथोलॉजिकल जीवन जीने वाली प्रजातियों की संतान नहीं हो, तुम हमेशा दूसरों से शासित होने वाली संतान नहीं हो, तुम हमेशा दूसरों से पराजित होने वाली संतान नहीं हो। जब तुम पूरे भारत की पूरी सांस्कृतिक यात्रा को पूरे अक्रॉस द ज्योग्राफिकल जोन, अक्रॉस द हिस्टोरिकल जर्नी, पूरे इतिहास के कालखंड में, पूरे भौगोलिक क्षेत्रों में भारत के समय समय पर हुई ज्ञान परंपरा, संस्कृतियों, दर्शन का, ज्ञान परंपराओं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी का जब अध्ययन करोगे, आर्थिकी का अध्ययन करोगे, तो तुम्हारी सेल मेमोरी जो सोई हुई है, जो पैरालिसिस की शिकार है, वो जागृत होकर कहेगी, उत्थिष्ठ जागृत प्राप्य बलान्न बोधत, कठोपनिषद के उस वाक्य की ओर। और तो आपको लगेगा कि नहीं, हम तो ऋषि ऋषिकाओं के संतान रहे हैं। और ऋषि का मतलब वहीं से आया है शब्द रिसर्चर। ऋषि शब्द जो था ना, उसी का रिसर्चर आया बाद में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम हमारे ऋषि का मतलब ये नहीं था कि जैसे आज करके, माफ करिएगा, कि लोग बैठ करके 3-3 घंटे कोई न कोई कथा सुनाते रहते हैं। वो ऋषि नहीं थे हमारे, ऋषि रिसर्चर थे। जब राम पर विपदा आई तो प्रारंभिक काल में अगर महर्षि वशिष्ठ और स्वामी महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अगर उन्हें शास्त्र और शस्त्र में निष्णात किया, तो दक्षिण भारत में अगर आपने अध्ययन किया होगा वाल्मीकि रामायण का, तो अगस्त्य मुनि और उनकी पत्नी लोपामुद्रा ने उन्हें अनेक वैज्ञानिक शस्त्र दिए और उनके संचालन की विधा ऋषि अगस्त्य की पत्नी ऋषिका लोपामुद्रा ने राम को बताया।
कि राक्षसों के पास जिनसे युद्ध करने जा रहे हैं उनके पास ये शस्त्र हैं, और उन शस्त्रों को खंडित करने के लिए राम तुम्हें ये सावधानियां चाहिए। तो हम कोई सिर्फ कहानी किस्से सुनाने वाले लोग नहीं थे, हम सिर्फ प्रमाद नहीं करने वाले लोग थे, हम पुरुषार्थी लोग थे और निष्काम पुरुषार्थी थे। हम पराजित होने वाले नहीं थे, हम वेदों के उस वाक्य के लोग थे, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं इंद्र हूं, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। ये उद्घोष था वेदों में। उस सेल मेमोरी को जगाने की जरूरत है। लेकिन हमारा शौर्य क्रूरता नहीं थी, क्रूरता नहीं थी हमारा शौर्य। अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक लाइन लिखे हैं तो शौर्य माइनस करुणा इज इक्वल टू क्रूरता, और उल्टा कर दो, करुणा माइनस शौर्य इज इक्वल टू कायरता। जब तुम्हारे पास शौर्य ही नहीं है तो तुम करुणा क्या करो? कौन मांगने आ रहा है करुणा तुमसे? तुम कहते रहो तुम बड़े करुणाशील हो, रहो करुणाशील। आप बड़े दानशील हो, है कुछ नहीं, लक्ष्मी जी है नहीं जेब में, किसका ध्यान करोगे? ज्ञान है नहीं, किसका दान करोगे? तो पहले तुम्हें शौर्यवान होना है। शौर्यवान का मतलब शास्त्र और शस्त्र दोनों में, साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों में, फिलॉसफी और साइंस दोनों में। सिर्फ माइथोलॉजी से काम नहीं चलना है बंधु। अगर हम सिर्फ माइथोलॉजी पर रह गए तो भारत कभी माइथोलॉजी नहीं था। अंग्रेजों ने साजिशन 1835 के बाद हमारी टेक्स्ट बुक में भारत की वास्तविक ज्ञान परंपरा, जो साइंस टेक्नोलॉजी फिलॉसफी थी, उसको हटा दिया और भारत को प्रस्तुत किस रूप में किया कि यही माइथोलॉजी, यही रिलीजियोसिटी, यही रिचुअल्स, ये कास्टिज्म, जितने तरह की नेगेटिव थे, भाषाई झगड़े, पंथिक झगड़े, दार्शनिक झगड़े, इसको इतना अधिक वॉल्यूमराइज करके हाईलाइट कर दिया कि हम सभी लोग 190 वर्षों में पीढ़ी दर पीढ़ी अब इसी को ज्ञान परंपरा समझते हैं कि शायद भारत की यही ज्ञान परंपरा थी। मूल से हट गए। उसी तरह जैसे संविधान के प्रेम्बल से हट के कोई एक्ट बनता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको वैलिडेट करती है क्या जुडिशियल रिव्यू में? तमाम ऐसे उदाहरण है, कहते हैं कि नहीं, संविधान का जो प्रेम्बल है उससे विपरीत पार्लियामेंट भी कोई एक्ट नहीं बना सकती, कोई शासनादेश भी नहीं कर सकती। उसी तरह से हमें बच्चों को भारत की संस्कृति का प्रेम्बल समझाना होगा कि वो प्रेम्बल क्या है, कल्चरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भारत का। वो कल्चरल कॉन्स्टिट्यूशन है, वेद कहते हैं अभ्युदय निःश्रेयस, मैटीरियल प्रॉस्पेरिटी प्लस स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, नॉट स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी ओनली इन सोलो। एकांतिक रूप से न अध्यात्म न एकात्मिक रूप से भौतिक पदार्थों की प्राप्ति, दोनों का संतुलन होना चाहिए जीवन में, तभी उमंग उत्साह हो सकता है। यह है प्रेम्बल हमारा। दूसरा प्रेम्बल है ईशा वास्यवेदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मां हृदय कस्य सिद्धनो तेन तक्तेन भुंजीथा। उतना ही अपने लिए ग्रहण करो जितना जीने के लिए तुम्हें न्यूनतम आवश्यक हो। अगर ये हम अनुसरण कर लें, झगड़ा होगा क्या? नदियां सूखेंगी क्या? प्रकृति में क्या ग्लोबल वार्मिंग होगी क्या? अगर हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन ही नहीं करेंगे, उससे उतना ही ग्रहण करेंगे कि जितना कि अपने जीवन के लिए जरूरी है, तो प्रकृति के साथ हम विनाश नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं, हम इस प्रेम्बल से दूर हट गए। हम किस प्रेम्बल को चले गए हैं जिसको हम कहते हैं कि वैचारिक गुलामी, वैचारिक कॉलोनियलिज्म। एक फिलोसोफर था, शायद नाम सुना हो आप लोगों ने, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ये 18वीं शताब्दी का एक फिलोसोफर है, इंग्लैंड। वो कहता है कि प्रकृति तुम्हारी दासी है, द नेचर इज टू सर्व यू।
अब चाहे जितना दोहन करो, तुम्हारे नौकर है। मनुष्य अलग, प्रकृति अलग, दो अलग अलग सत्ताएं। जाहिर है कि हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और प्रकृति अपनी विनाश लीला रिएक्ट कर रही है। हम स्पेस में भी गार्बेज फैला रहे हैं, ओशन में भी गार्बेज डाल रहे हैं, और जब तेन तक तेन भुंजी था मानेंगे तो प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी और अगली पीढ़ी को भी हम संसाधन ट्रांसफर कर पाएंगे। कुछ बंधुओं, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े खिलौने, एसी गाड़ी, एसी रूम, ये देना बच्चों को प्यार नहीं है। बच्चों को अगर असली में प्यार करते हो तो जैसा तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए प्रकृति छोड़ गए थे, उससे बेहतर इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम देके चले जाओ। ये बच्चों को प्यार है। ऐसे बच्चों को पिज्जा, बर्गर, मोमोज खिलाना नहीं है। उनको अगर प्यार करते हो तो उनको स्वस्थ बनाना। और स्वस्थ बनाना क्या है? सिर्फ जिम जाकर के मसल बनाना नहीं और प्रोटीन खा के फिर हार्ट अटैक कर लेना 40-45 साल की उम्र में। ये नहीं है स्वास्थ्य की परिभाषा। हमारा क्या कहता है? सुश्रुत संगीत और अष्टांग हृदय में क्या कहता है? समदोषः समाग्निश्च समधातुः मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थेति अभिधीयते। कि आपका मन, इंद्रियां और आत्मा भी जब प्रसन्न होगी तब स्वस्थ हैं आप। शरीर में तो टॉक्सिक नहीं होने चाहिए। शरीर के जितने भी मसल्स, धातुएं हैं, 7 लेयर्स ऑफ बॉडी, स्किन से लेकर के हड्डियों तक, वो भी स्वस्थ होने चाहिए। कफ, पित्त, वात में भी संतुलन होना चाहिए। लेकिन समाग्निश्च, जो 16 तरह की अग्नियां हैं शरीर में, एनर्जी, अग्नि का मतलब एनर्जी, सिंबॉलिक। वो जो एनर्जी जब आपके अंदर सारी ठीक से रहेंगी, सारे जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, सारे ग्रुप ऑफ सेल्स अपना काम कर रहे होंगे, उनके अंदर हार्मनी होगी, तो आप बायोलॉजिकली स्वस्थ हो। लेकिन जब तक साइकोलॉजिकली भी स्वस्थ नहीं हो, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मैं कहूं, अन्नमय कोश तक से ही सिर्फ स्वस्थ नहीं रहोगे, जब तक कि प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश भी आपका शुद्ध और स्वस्थ नहीं होता। ये हमारे 3000 साल पहले हमारी संस्कृति ने कहा।